जय हिंद दोस्तों। देखिए सर्वोच्च न्यायालय चल रहा था हमारा टॉपिक, ठीक है। इसमें आज हम 4 आर्टिकल कर लेंगे, सॉरी 3 आर्टिकल कर लेंगे। इसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक देखेंगे जो कि अध्याय 5 में ही आता है, ठीक है। आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। न्यायालय के नियम आदि आर्टिकल 145 में दिए गए हैं, ठीक है। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया का निर्धारण कर सकेगा। जैसे कि कोर्ट में आवेदन कैसे होंगे, सुनवाई की प्रक्रिया कैसे होगी, किन मामलों की सुनवाई पर कितने जजों की पीठ सुनवाई करेगी, ठीक है। इस तरह की चीजें पढ़ लेते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी प्रक्रिया और कामकाज के लिए नियम बना सकता है, जिसमें शामिल है सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के लिए नियम। नेक्स्ट, संवैधानिक मामले जैसे संविधान की व्याख्या या किसी कानून की वैधता के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ की जरूरत होती है, ठीक है। 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है सुनवाई के लिए जब मामला संवैधानिक हो तो, ठीक है। अपील के लिए नियम बनाते हैं, ठीक है। जो भी नियम रहते हैं कोर्ट में वो सब ये सर्वोच्च न्यायालय अपना बनाते हैं, ठीक है। एक उदाहरण से देख लेते हैं। माना कोई व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका उन्होंने दायर की है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है जस्ट ओनली, ठीक है। सरकार द्वारा पास किया गया कोई कानून संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए ये असंवैधानिक है। ऐसी याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम, क्योंकि संवैधानिक मामला है तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ बैठेगी सुनने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं 3 जज ने बोल दिया कि ठीक है असंवैधानिक है, 2 ने बोल दिया संवैधानिक है, तो फिर देखिए सुनवाई के बाद 3 जज कहते हैं कि कानून असंवैधानिक है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, बहुमत का निर्णय ही अंतिम फैसला माना जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, बहुमत के आधार पर फैसले होते हैं। बहुमत ने मतलब 3 जज ने बोल दिया ना कि संवैधानिक तो असंवैधानिक है। 2 जज ने जो बोला है वो मामला जो उन्होंने मतलब उन्होंने बोल दिया कि ठीक है संवैधानिक है, तो उनका जो निर्णय है उसको भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। वो भी अपना अलग से लिख सकते हैं, सार्वजनिक कर जाएगा, लेकिन फैसला वही होगा जो 3 जजों ने बोला है। तो ये नियम वगैरह आपको समझ में आएगा। इस तरह के नियम वगैरह कोर्ट में बने हुए हैं। संवैधानिक मामलों की सुनवाई बड़ी पीठ करती है और बहुमत का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। देखिए अपील वगैरह के नियम भी वगैरह सब ये बनाते हैं। तो न्यायालय के नियम वगैरह किसमें दिए, आर्टिकल 145 में ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 146 देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, सेवक तथा व्यय, इसमें सैलरीज वगैरह दी गई है, ठीक है, और नियुक्ति भी दी गई है इसमें। तो ध्यान में रखिएगा जो सैलरीज वगैरह होती है संचित भारत की संचित निधि में भारित होती है, भारत की संचित निधि पर भारित होती है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवकों की नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगर वो बोल दे कोई और जज कर सकता है, मतलब किसी और को बोल दे कि आप करिए, तो देन वो भी कर सकते हैं, ठीक है। या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करें, ठीक है। आया समझे। सेकंड पॉइंट, संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक की सेवा शर्तें कौन सी होंगी, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति घोषित करें या फिर किसी अधिकारी को बोल दे नियम बनाने के लिए, तो वो होंगी, ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का काम है, अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें, ध्यान में रखिएगा। तो 2 पॉइंट देखे हमने। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। देखिए माना सुप्रीम कोर्ट में एक नया पद आया है डिजिटल डाटा ऑफिसर का, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। वेतन तथा काम के घंटे कौन निर्धारित करेगा, अगर संसद इससे संबंधित कोई कानून पास करती है तो उसके अनुसार होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही नियम बना सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आया होगा। आर्टिकल 147 देख लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये संविधान की व्याख्या से संबंधित है। ये अनुच्छेद ये बताता है जब सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है तो उसमें कुछ विशेष मामलों को शामिल किया जाए, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित शक्तियां, कर्तव्य उनके, ठीक है, कार्य कर्तव्य वगैरह। एग्जाम्पल से देखते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्या राष्ट्रपति किसी ऐसे बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं जिसे संविधान ने संसद ने पारित कर दिया हो, ठीक है। तब ये मामला क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय बताएगा फिर, ठीक है। यह मामला सीधे राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति से जुड़ा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, ठीक है। तो वह संविधान की व्याख्या करते समय आर्टिकल 147 के तहत राष्ट्रपति की भूमिका को स्पष्ट करेंगे, ठीक है।
कोड बताएगा कि संविधान में राष्ट्रपति को इस स्थिति में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके अनुसार काम होगा। तो संविधान की व्याख्या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 147 आ सकता है ये आर्टिकल, तो विशेष ध्यान रखिएगा इसका। उदाहरण से मैंने समझाया तो आई थिंक नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो हमारे कंप्लीट होते हैं आर्टिकल्स। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। नेक्स्ट नियंत्रक महालेखा परीक्षा देखेंगे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन बताएगा, वहां रिप्लाई मिल जाएगा आपको। और प्लीज मुझे ये भी बताएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हम रीजनिंग में स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एनी एग्जाम, ठीक है, राइट, फॉर एवरी एग्जाम। लाइक आपका एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, बैंक एग्जाम हो गया। कभी आपने बैंक क्लर्क का एग्जाम अगर आप दिया हो, देखा होगा, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन ना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं उसमें रीजनिंग के एंड मैथ के। बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हम रीजनिंग देखेंगे क्योंकि यूपीएससी या इसके पेपर के सेकंड सी सेट भी आपने देखा होगा, तो रीजनिंग और मैथ अच्छा खासा उसमें आता है, ठीक है। एक भी अगर पकड़ अच्छी हो जाती है किसी टॉपिक पे हमारी रीजनिंग पकड़ अच्छी हो गई तो भी हम उसको अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत जरूरी है। तो हम रीजनिंग को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।